स्वागत और अभिनंदन है आपका बेहद ही मशहूर और अपनी पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। जी हाँ, आज हम आपको कुछ ऐसी जानकारियाँ और दृश्य दिखाने जा रहे हैं जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे। संत कबीर अध्यात्म संस्थान का ये विशाल आश्रम जो कि सदगुरु विशाल साहेब को समर्पित है, ये उनकी नवनिर्मित समाधि है। सदगुरु विशाल साहेब जी संत कबीर यानी सदगुरु कबीर की परंपरा में एक बहुत बड़े नाम है। अपने त्याग और बैराग से वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अखंड बैराग के धनी सदगुरु विशाल साहेब का ज़मीन पर कुछ भी नहीं था। उन्होंने आश्रम और झोपड़ी बनाने तक के लिए मना किया करते थे, मगर आज उनकी ये समाधि जो कि पिछले 45 बरस से यहाँ पर है, इस साल इसको नवनिर्मित किया गया है, नया लुक दिया गया है। वो काफ़ी पुराना हो गया था और उसके समाधि के पहले इस प्रांगण में ये अंतिम फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। ये कारीगर पिछले कई दिनों से मैराथन, ये सब कारीगर हैं और टाइल्स लगाने वाले बंदे हैं, लगातार लगे रहे तब जा कर के ये लगभग अब अंत होने के कगार पर है। ये मतलब ये पूरा निर्माण अंतिम लुक दे रहे हैं। इस तरीके से ये टाइल्स यहाँ पर लगाया गया है। ये बिल्कुल लाल समाधि कहा जाता है इसे। लाल रंग में ये पहले भी 1977 में साहब का शरीर पूरा हुआ था, उसके बाद बनाया गया था ये समाधि। और ये उसके पहले घंटी है इस प्रांगण में, बहुत दमदार घंटी है। बताते हैं लगभग ये 25 किलो की है। और ये इस तरह आवाज़ देखिएगा, बहुत प्यारी आवाज़ है इसकी। एक बार और सुनिएगा, डबल टच आवाज़। तो ये बड़ी प्यारी आवाज़ है ये समाधि। और जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उद्घाटन करने वाले हैं इसका 22 तारीख को। और उसके पहले आखिरी टच में लगे हुए हैं कारीगर। ये समाधि है। इस समाधि में इसके पहले सदगुरु विशाल साहेब को एक बढ़िया कुंड बनाकर, यानी कि समाधि का रूप देकर पक्का कमरे जैसा ज़मीन के अंदर खोद करके पक्का करके उन्हें यहाँ बैठाया गया था। नमक भर दिया गया था, ऊपर से पत्थर का प्लेट लगा दिया गया था, जिसकी वजह से नमक बाहर आ रहा था और चारों तरफ दीवार और समाधि का रूप बिगड़ रहा था। इसीलिए इनको अब इस तरीके का नया किया गया है। बताया जाता है जब समाधि को खोदा गया तो साहब का शरीर ज्यों का त्यों था, चश्मा वैसे ही लगा हुआ था, चेहरे पर मिट्टी और धूल आ गई थी थोड़ी सी जब निकाला गया था ऊपर की परत तब, वरना वो नमक के बीच में पक्के कुंड में बैठाए गए थे, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा था। उनका शरीर ज्यों का त्यों था। ये अद्भुत है। 45 साल बाद जैसे मम्मी का रूप ले लिया था साहब का शरीर। और इस तरीके से ये नक्काशी और रंग रोगन किया गया है। उद्घाटन होना है, अभी तैयारी चल रही है इसकी, आखिरी टच दिया जा रहा है। तो चारों तरफ ये रेलिंग यानी ग्रिल लगाया गया है। बढ़िया एक परकोटा तैयार किया गया है, गलियारा बल्कि। आप पीछे जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पीछे पंडाल बनाया गया है। इस पंडाल में कल केरल के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान का वक्तव्य होगा। उसके पहले संतों का सत्संग होगा। ये पीछे का लुक है इस समाधि मंदिर का। लाल समाधि मंदिर है सदगुरु विशाल साहेब की। ये क्यारी बनाने के लिए इतनी जगह छोड़ दी गई है।
और गमलों में लगे ये गेंदे के फूल भी बड़े खूबसूरत हैं। कितना छोटा सा है, 4 अंगुल, एक बीते से भी कम और दमदार बड़ा सा गेंदा का फूल लेकर ये पौधा आया है। ये मंच तैयार किया जा रहा है। शाम का वक्त है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। पेड़ सब गवाह हैं इस आश्रम के। यहाँ पर कुछ भी नहीं था एक ज़माने में, सिर्फ आम का बगीचा था। उस तरफ बिल्कुल अंधेरे में देखिए पूरा आम का बाग है और ये लैंप शोभा बढ़ा रहे हैं इसकी। ये पीछे का हिस्सा है, सामने मीनार है बिल्कुल लाल कलर की, कलश रखे गए हैं और उस पर त्रिशूल का भी स्थापना की गई है। शायद तड़ित चालक की गतिविधियों को ध्यान रखते हुए वहाँ पर त्रिशूल लगाया गया है। और ये पूरा आश्रम है कबीर अध्यात्म संस्थान मुजफ्फरपुर मसौली का, जो कि बाराबंकी के पास ही है। बाराबंकी यहाँ से लगभग तो 16 किलोमीटर दूर है। बाराबंकी लखनऊ तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है। काठमांडू यहाँ से 550 किलोमीटर दूर है। ये तराई का हिस्सा है समझा जा सकता है इलाका, और इस तरफ भी लगातार काम चल रहे हैं। ये मजबूत रेलिंग दी गई है। देर रात तक फिक्स कर रहे थे, थोड़ी देरी हो गई थी तैयारी करने में, बरसात बीच में पड़ गई थी, लोग ढीले पड़ गए थे और आखिरकार अब ये तैयारी अपने अंतिम मुकाम पर है। यहाँ दानदाताओं का जिक्र है, काफ़ी लोगों ने दान दिया है। यहाँ पर काठमांडू से लेकर छत्तीसगढ़ तक के लोग आए हैं और दान दिए हैं। सबसे बड़ा जो दानदाता है अमरावती देवी सुल्तानपुर से, इन्होंने 20 लाख का दान किया है। बाकी श्री तत्पर साहब ने 21 लाख का दान किया है। उसके बाद तो हज़ारों रुपए के दान यहाँ आप देख रहे हैं। और ये सामने का हिस्सा सदगुरु विशाल साहब के परम शिष्य सदगुरु प्रेम साहब की समाधि हैं। जी हाँ, सदगुरु श्री प्रेम साहब जी, यानी पूज्य संत श्री निष्ठा साहब के गुरु जी, उनकी यहाँ समाधि बनाई गई है। बहुत खूबसूरत समाधि है। चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए गए हैं, फुलवारी है, क्यारी है, इसकी भी अपनी एक खूबसूरती है। और सारे पेड़, ये पेड़ देवदार और चीड़ के कहलाते हैं। चीड़ या देवदार के पेड़ है, काफ़ी ऊंचा पेड़ है। फिलहाल जहाँ तक आप देख रहे हैं चमक उसमें आ रही है। इसके फूल चमकदार होते हैं और ये बिल्कुल रेशा के नुमा है, एकदम बाल सरीखे लटकते रहते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, मनोहारी दृश्य है। दिन में भी दिखाएंगे आपको। फिलहाल तो ये अभूतपूर्व तैयारी की एक झलक है। उधर हमने दिखाया था आपको, रोड पर रोलर चलाए गए हैं। नई रोड बनाई जा रही है, बल्कि रोड का नया डामरीकरण हो रहा है। यहाँ पर सदगुरु प्रेम साहब ने कहा, अब तक मुझे मानते रहे, अब मेरी बातों को मानना। पावन प्रभु श्री प्रेमदेव जी। बाकी उनके बोल हैं यहाँ पर, हे संत निर्विकारी करुणा विशाल भारी, भूले न सुधी तुम्हारी, यह प्रेम को सिखा जा। निष्ठा साहब बता रहे हैं कि शरीर छोड़ दिए लौकिक भाव से। सदगुरुदेव जी वास्तव में कब शरीर छोड़ दिए, वास्तविक भाव से विलग हो गए। इस बात को तो कोई उन्हीं जैसा जान पाया। हम लोग चूँकि उनके शरीर से जुड़े शरीर की गतिविधि आंकते रहे, इसलिए धोखे में पड़ गए और इतना ही जान पाए कि 8 जून 1998 को, जो कि सोमवार का दिन था, 4 बजे वे इस शरीर में नहीं रहे। सदगुरु प्रेम साहब की पावन यादों में अनंत अनंत प्रणाम और साहेब बंदगी। सदगुरु प्रेम साहब की समाधि का ये परकोटा और चारों तरफ अशोक के पेड़, जो कि आपको शोक रहित होने के संदेश देते हैं। और ये कोई भी अतिथि आए तो सर्वप्रथम
मिलने का अतिथि कक्ष। तो हम आपको दिखा रहे थे कल कार्यक्रम होने वाले हैं, कल और परसों। ये नेपाल से गुरुजन आए हुए हैं, श्रद्धेय संत श्री तत्पर साहिब जी। इधर लाइट, इधर साहिब जी चेहरा इधर है, ये तत्पर साहिब जी हैं और उनके साथ उनका संत समाज, जैसे कि आप देख रहे हैं अखंड साहिब जी, शुभ साहिब जी और सात्विक साहिब जी, और उधर सुमति साहिब और भगवती दीदी हैं और एक साध्वी बहन, ये सब आए हैं आज ही। तो कल और परसों के कार्यक्रम में, और साहिब जी का जहाँ तक हम जानते हैं काफ़ी बड़ा योगदान है। तत्पर साहिब जी यहाँ रहकर साधना करते थे, एक ज़माना था संत श्री प्रेम साहिब जी के पावन चरणों में बैठते थे और उनकी सेवा करते थे, और आज वो फिर से अपने सद्गुरु को याद करने उनके चरणों में आए हुए हैं। जैसे कि हमने दिखाया सद्गुरु विशाल साहिब और सद्गुरु श्री प्रेम साहिब की समाधि के बारे में कल और विस्तार से बताएंगे। फ़िलहाल इतना ही। साहेब बंदगी सर, आप संतों के पावन चरणों में बंदगी। ये नवनिर्मित भोजनालय है, पिछले बरस बनकर तैयार हुआ है और नेपाल के काठमांडू राजधानी के ब्रह्मचारिणी गंगा और मंदाकिनी बाई, हाँ बहुत पहले उन्होंने मदद किया था, लगभग 20,000 रुपये दिए थे कई साल पहले, सूब साहब ने बताया। ये रसोई घर है और ये भोजन कक्ष है। उधर टोटियाँ लगी हुई हैं बर्तन धोने के लिए। बहुत बड़ा कक्ष है, काफ़ी लोग नीचे बैठकर भी भोजन कर सकते हैं। फिलहाल नेपाल से आए संत गुरुजन बैठे हुए हैं और आइए देखते हैं रसोई घर में क्या बन रहा है। हाँ, यहाँ पर संजय साहब, संजय साहेब सब्जी दिखाइए ना, खोलिए प्रभु, क्या बना रहे हो? ये फूल गोभी है और शिमला मिर्च की सब्जी बन रही है और आलू मटर भी इसमें साथ ऐड कर दिया गया है। तो ये बढ़िया सब्जी है। ये अत्याधुनिक ढंग से इस आश्रम का निर्माण किया गया है। ये गर्म पानी लेना हो तो गैस सिलेंडर से जलने वाला ये गैस का फ्लेम और उससे आग, और इस टोटी से गर्म पानी। बढ़िया सेटअप दिया गया है आधुनिक तरीके से। यहाँ पर देखिए कुकर भी नज़र आ रहा है, स्टील का, स्टील की ही कढ़ाई है, डब्बे भी स्टील के हैं। एल्यूमिनियम के बर्तन, जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ, कम से कम यूज़ होना चाहिए रसोई में, वो यहाँ दिख रहा है। ये पूरा परिदृश्य बढ़िया, मसालों के लिए तमाम, और ये हमारी दीदियाँ सब भोजन बनाने में मदद करती हैं इस मौके पर जब यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। तो टाइल्स भी बढ़िया, ये ज़मीन पर, ऊपर भी रसोई घर अत्याधुनिक शैली में है। ये देखिए लौकी है यहाँ पर, शिमला मिर्च भी वहाँ से झांक रहा है, सोया मेथी, ये भी बढ़िया सब्जी है, सोया मेथी और मेथी, दोनों मेथी यहाँ पर है। सोया मेथी आप देखिए, ये है सोया मेथी, इसकी खुशबू बड़ी बेहतरीन होती है, बहुत पौष्टिक ये भाजी है। अदरक वगैरह है, बाकी चीज़ें, टमाटर, और ज़्यादा तादाद में बाहर ये सब चीज़ें रखी हुई हैं। भोजन भंडारे के लिए यहाँ पर इस तरीके से ये साग सब्जियाँ और टमाटर, अदरक, मिर्च वगैरह उपलब्ध है, और भारी तादाद में ये पात गोभी, और उस तरफ ये लाल आलू, बड़ा मशहूर है ये आलू। चलो बाहर से देखते हैं। ये भंडारे के लिए विशाल भंडार घर, और साहिब ये प्रभात साहब बहुत पुराने, हम 20 साल पहले हम यहाँ रहा करते थे, तो दोनों मस्त यहाँ सेवा करते थे। उस ज़माने से अब तक लगे हुए हैं प्रभात साहब, दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत भारी भरकम इनका काम रहता है सुबह से लेकर शाम तक, और भोजन भी जम के लेते हैं और काम भी जम के करते हैं। हाँ, ये इनकी खास क्वालिटी है। और ये छोटू हमारा प्रांजल, ये भी यहाँ अभी भाग दौड़ी में व्यस्त है, मौका कम है लोगों के पास। तो ये बेसन यहाँ पर, इसके पहले आटा छाना जा रहा था, बेसन से उम्मीद करते हैं कि नमकीन बनेगा। क्या बनेगा?
है प्रांजल? कचौड़ी 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 के लिए तैयारियां हो रही हैं। कल कचौड़ी बनेगी। जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचे तब तक यहाँ आ जाइएगा और कचौड़ी खाइएगा। लेकिन इसके पहले रसगुल्ला के पास आपको लिए चलते हैं, जिसे काला जाम कहा जाता है, वो यहाँ पर निकाला जा रहा है। ये रसगुल्ले तैयार हो रहे हैं, इस पे नचा रहे हैं। ये क्या है? तेल है कि चाशनी है कि पानी है? तेल है। ये क्या है ऊपर में? तेल है। तेल चिकना बोलते हैं तेल को, ऐसा? रिफाइंड तेल से बनाया जा रहा है। ये गोली तैयार हो रही है खोआ से। खोआ ही है ना? छेना बोलते हैं, छेना। दूध से छेना बनाया जाता है। दूध से छेना बना है, दूध से खोया बना फिर, और उसके बाद यहाँ पर उसको उबाल करके तेल में और यह चाशनी में डालकर इसको काला जाम यानी रसगुल्ला बनाया जा रहा है। अभी शुरुआत हुई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब आप कारीगर यहाँ लगे हुए। गांव के हो कि बाहर से हो? सब गांव के ही लोग हैं। तो ये सेवा निःशुल्क दे रहे हो कि पैसा ले रहे हो? निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, ये बड़ी बात। सेवा में लगे हैं भैया लोग यहाँ सब। आत्माराम नहीं आया ना, मोतीलाल नहीं आया फिलहाल, मोतीलाल आया है। तो वो लगे हुए हैं, बाकी आप लोग लगे हुए हैं। वहाँ पर हमने दिखाया था सब्जी और भात बन रहा है। और इस तरफ ये आप देख रहे हैं लगातार रोड निर्माण चल रहा है। पहले की परत उखाड़ दी गई है और नया यहाँ पर ये रोड डामरीकरण किया जा रहा है। चारों तरफ आश्रम के अंदर, परकोटे के अंदर रोलर चल रहा है, वहाँ आग जलाई गई है। तो ये लुक दिया जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ शासन आ रहे हैं और केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब आ रहे हैं। दोनों अच्छे प्रवक्ता हैं और बड़े प्रेमी हैं वर्तमान संत निष्ठा साहेब जी के, जो कि इस कबीर आश्रम यानी कबीर अध्यात्म संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष और प्रमुख हैं। कल कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा कर रहे हैं। यहाँ डीएसपी साहब पूज्य श्री साहेब जी के साथ उसको अंतिम रूप दे रहे हैं। और इस तरफ सामने के प्रांगण को डामरीकरण किया जा रहा है। सदगुरु विशाल साहेब की समाधि और ये डामरीकरण किया जा रहा है। बहुत सुंदर नज़ारा है। इस तरीके से यहाँ पर एक मोटी परत बिछाई जा रही है। समाधि मंदिर, लाल समाधि सदगुरु विशाल साहेब की समाधि के ठीक सामने और सदगुरु प्रेम साहेब जी की समाधि के बीच ये गलियारा है। इस पर ये परत बिछाई जा रही है और आगे रोड पर भी, जो कि गेट तक जाती है, पूरा डामरीकरण किया जा रहा है। ये सामने आश्रम के अंदर की रोड है, उस पर भी ये डामरीकरण का क्रम चालू है। और आगे इस तरफ जहाँ तक आप देख पा रहे हैं लाइट, उसके ठीक आगे मेन गेट है। विशाल आश्रम है। मुजापुर मसौली से लगा हुआ ये गांव और गांव से लगा हुआ आश्रम, वहाँ ये रोड निर्माण का काम चल रहा है। इस मशीन का क्या नाम है? पेवर, पेवर कहते हैं। हाँ, पेवर फिनिशर। ये डामर और गिट्टी को मिला देता है और इस तरीके से पीछे छोड़ता चला जाता है। बाकी लोग बाग
वहाँ पर मिक्स कर रहे हैं। कल राज्यपाल आएंगे यहाँ और फिर मुख्यमंत्री, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आ रहे हैं। उसके पूर्व ये तैयारी हो रही है। फिर सीएम बघेल आएंगे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। और ये भारी भरकम मशीन पेवर फिनिशर, ये देखिए किस तरीके से ये माल गिराता है, ये देखने लायक है। यहाँ पर ये डामर को बिछाया गया है, एक तरीके से लेपन किया गया है, हल्का सा स्प्रे जैसा। उसी पर ये गिट्टी, डामर मिक्स गिट्टी गिराएंगे, जैसे कि यहाँ देख रहे हो आप। आइए देखते हैं। और ये आश्रम का पूरा परिदृश्य। उधर मुख्य मंदिर है, समाधि मंदिर सदगुरु विशाल साहेब की। बीच में प्रेम साहेब की समाधि है। वो सब हम विस्तार से दिखाएंगे। और ये विशाल साहेब के शिष्य निराज साहेब की समाधि है, जो कि गुजरात के थे, फिर उनके साथ लग गए और यहाँ उनकी समाधि बनाई गई है। ये इस तरीके से मटेरियल को यहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है। फिर इसको रोड पर बिछाया जाएगा। माल भरा हुआ है ट्रक में, वो इसमें रीलोड कर रहे हैं। और रीलोड करने के बाद इस पर यहाँ ये देखिए, ये इस तरीके से मटेरियल को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया। क्या है, पेवर फिनिशर में पेवर। और उस तरफ भी रोलर हैं, दो रोलर हैं। एक बड़ा मोटा पहिया वाला रोलर, थोड़े से दोनों का कंडीशन अलग है। पहिए को आप बराबर गौर करिए तो दोनों का पहिया अलग है। एक किनारे को रोल करता है, दूसरा बीच को रोल करता है। ये सब बड़ी अद्भुत चीज़ें हैं। तकनीक बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी और मशीनरी का ये कमाल। ये पीछे जो नज़ारा नज़र आ रहा है, अंदाज़ा लगाइए क्या है। ये हरियाली किस चीज़ की बिखरी हुई है। दूर तक हरियाली ही हरियाली है और फिर पेड़ों का एक लंबा काफिला है। ये आलू की खेती है साहब। जी हाँ, आलू आप रोज़ खाते हैं। हर सब्जी में आलू तकरीबन शामिल होता है। और उस खेती के लिए ये वाचिंग टावर, क्या गजब की बात है। किसान कितनी खूबसूरती से ये काम अंजाम देते हैं, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करते हैं और पूरी ताकत झोंक देते हैं, पूरा शरीर खपा देते हैं, उसके बाद आपको आलू मिलता है। तो ये वाचिंग टावर है और पूरा ये एरिया आलू की खेती का ही नज़र आ रहा है। बाहर और दूर जो नज़र आ रहे हैं पेड़, वो आम का बाग है। चारों तरफ यही नज़ारा मिलने वाला है यहाँ पर। ये आलू के पौधे आप देख रहे हैं, ज़रा गौर से देखिए करीब से पत्तों को। साथ ही साथ बरसीम पिपरमेंट की भी खेती यहाँ बहुत मात्रा में होती है। ये उस पिपरमेंट का बेहन डाल दिया गया है। छोटे छोटे ये नज़र आ रहे हैं, पत्ते निकल रहे हैं पौधों के। और ये वाचिंग टावर बहुत सुंदर अद्भुत कृति है ये किसान। और उस पर ये सीढ़ी बनाए हैं
आप आराम से ऊपर जा सकते हैं, वहाँ पर बैठें, आराम करें और वाचिंग करें, ताकि आप जो बंदर वगैरह हैं या जो आवारा पशु हैं उनसे इन फसलों की रक्षा कर सकें। वहाँ पर सरसों की पीली खेती दिख रही है। आगे और भी पूरी सरसों की ही खेती है और इसके साथ ही ये आम का बाग, यहाँ पूरा बाग होता है साहब आम का। इसके नीचे आप आराम से विश्राम कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। पूरा खालीपन है बाग के नीचे, अद्भुत है उसके अंदर जाके बैठना, समझना, देखना। तो ये आलू की खेती, और यहाँ पर ये लाल आलू, कुछ आलू यहाँ पर हैं, देखिए उस गड्ढे में देखिए, ये लाल कलर का आलू, कुछ यहाँ भी हैं और तो बहुत दबे पड़े हैं। हालांकि पत्तियों को तोड़ दिया गया है और आलू निकाला गया है कि नहीं निकाला गया है, ये एक पूछने लायक सवाल है। हमें लगता है अभी आलू यहाँ से निकाला नहीं गया है, तमाम आलू नज़र आ रहे हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ये खेत में आलू बिल्कुल तैयार है या फिर निकाल लिया गया है। कुछ आलू जो बचे हैं वो हो सकते हैं, नज़र आ रहे हैं हमें। लेकिन जिस तरीके से मेड़ी सुरक्षित है, ये क्यारी जैसी जो नालियाँ और मेड़ियाँ बनी हैं वो बिल्कुल, और ये जैसे कि हमने आपको बताया पिपरमेंट जो आप क्लोरोमिंट में लेते हैं, एक फ्लेवर आता है पिपरमेंट का, वो यहीं पैदा करते हैं लोग। इसकी ये रोपाई होगी फिर अभी बेहन या थरहा ही लगाया गया है यहाँ पर। सुबह सवेरे मोर दाना चुग रहा है। गेहूं के दाने जो इन खेतों में बोया रहा होगा, कुछ बिखरे पड़े हैं, उससे अपना उदर पोषण कर रहा है। कितना खूबसूरत है ये मोर। सर पर एक कलगी भी है, फिर एकदम नीला रंग, और पीठ पर गोल्डन कलर, और पीछे उसकी मशहूर पूंछ जिसे आप किशन कन्हैया के माथे पर देखते हैं। कुछ लोग कबीर साहब के ऊपर सर पर भी लगाते हैं। खूबसूरती का प्रतीक, ताजगी और सादगी का प्रतीक। धरती कितना खूबसूरत हो सकती है आप देख सकते हैं। चारों तरफ हरियाली है। आलू बोया गया है, आगे और जाएंगे तो सरसों की लहलहाती खेती है। और ये जो बड़ा सा ये दिख रहा है पुआल, दरअसल ये बरसीम यहाँ पर बोई जाती है। माफ़ करिए, पिपरमेंट की खेती होती है यहाँ, तो उसी का ये सूखा हुआ पुआल है। और ये शानदार मोर अपनी खूबसूरती के साथ मगर फिर भी बेहद ही निडर और बेखौफ है मोर। इनकी अपनी खूबसूरती बारिश में जब
बादल मंडराते हैं, घनघोर घटाओं की आहट मिलती है इन्हें, तो ये नाचने लगते हैं। ये नर मोर है। आमतौर पे मादाएं सृष्टि क्रम में खूबसूरत होती हैं। आदमी की भी बात कर लें तो नर के बजाय नारी जाति को ज़्यादा खूबसूरती दी है प्रकृति ने। उनके व्यवहार, बोली और शारीरिक गठन को ज़्यादा खूबसूरत किया है। मगर मोर को देखते हैं आप तो पुरुष मोर ही, नर प्रजाति ही खूबसूरती का मालिक है। फिलहाल तो एक ही मोर है, वरना यहाँ उत्तर प्रदेश में काफ़ी तादाद में मोर इकट्ठे तौर पर पाए जाते हैं। राष्ट्रीय पक्षी का इन्हें दर्जा दिया गया है। इनका संरक्षण और संवर्धन हम सब का बड़ा दायित्व है। हमें इस पर ज़रूर काम करना चाहिए। अभयारण्य की स्थिति इनके लिए घर और गांव में उपलब्ध हो तो बात ही कुछ और है। ये गांव है बिल्कुल, आप देख रहे हैं। ये पिपरमेंट के पौधे से उसका तेल निकालने का ये बड़ा सा संयंत्र दिख रहा है। आगे आम का बगिया नज़र आ रहा है। उत्तर प्रदेश में आप आते हैं तो ये स्थितियां आपको आसानी से मिलती हैं। ये पूरा आम के पेड़ों का अच्छा खासा काफिला है। और ये आलू की खेती है। पूरे इलाके में आलू इस वक्त बोया गया है। आलू लोग निकाल रहे हैं, पक गया है, तैयार है आलू। कुछ दिन बाद यहाँ से भी आलू निकाला जाएगा। और सरसों की भी लहलहाती खेती है। आगे हम जाते हैं तो सुंदर दृश्य गांव का। लहसुन भी लगाया गया है इस सीधे कतार में। अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। आप देख रहे हैं ये कंडे। उत्तर प्रदेश में आमतौर पे इसी तरीके से कंडे बनाए जाते हैं, लंबे लंबे कंडे। इससे भी लंबे बनाए जाते हैं। और आप छत्तीसगढ़ जाते हैं तो गोल गोल कंडे मिलेंगे, थाली के साइज का। और यदि आप बंगाल चले जाएंगे तो वो कंडे बिल्कुल बड़े के साइज का मिलेगा। जो बड़ा आप खाते हैं, चाहे वो मूंग का बड़ा हो या फिर दही बड़ा, बस उसी साइज का होता है। और यहाँ देखिए कितनी लंबाई के साथ इस कंडे को बनाया गया है। कई मशीन पावर के बाद ये मेन पावर से इसको समतल किया जा रहा है। फिर रोलर चलेगा। और वो भैया सिर्फ एक हाथ वाले हैं, उनका हाथ कभी कट गया होगा जी। आटा, हाँ, जो गेहूं या अनाज पीसने की चक्की में उसने अपना हाथ गंवा दिया है। मगर फिर भी अपने घर और परिवार के लिए एक हाथ से वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं, ताकि उन्हें रोजी और मजूरी मिल जाए आज का और रोज का। उधर भंडारे की तैयारी के लिए पत्ते गोभी को लोग तैयार कर रहे हैं, बारीक करते हुए। ये खोआ, इसको मिक्स कर रहे हैं लोग आपस में, इसको और लचीला बना रहे हैं ताकि इससे बढ़िया काला जाम बन सके। उसकी तैयारी चल रही है, यानी गुलाब जामुन की तैयारी है। उधर वो बावर्ची हैं, बैठे हैं साहब, और चूल्हा भी तैयार है, कढ़ाई भी तैयार है।
बस अब से थोड़ी देर बाद ये सब तैयारी जब पूरी हो जाएगी। और इधर भी क्या बन रहा है? इधर बूंदी बन गई है। बूंदी बन गई है और चावल बन रहा है। उधर चावल के लिए रखा हुआ है डग। और इधर ये सब्जी आलू और पत्ता गोभी और अभी अभी इस पे टमाटर डाला गया है, तो इसकी सब्जी बन रही है। और ये धनिया का पाउडर, लकड़ी के चूल्हे पर यहाँ सब बढ़िया इंतज़ाम, भोजन के लिए प्राकृतिक लोहे की कढ़ाई है। धनिया जीरा का सब पाउडर डाल करके कम मिर्च मसाले वाली सब्जी है। ये दीदी रोज़ बनाती है, सुबह भी शाम को भी। तो ये रसोई घर है बड़ा वाला, अंदर रसोई घर और है अलग से स्पेशल। ये रोलर 752 नंबर का गैस लेकर आया है। ये लोक निर्माण विभाग लखनऊ का ये रोलर है। इस तरह से रोल होते हुए एक बड़े और भारी भरकम पहिए से इसको प्रेस किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। ये बार बार इसी पे आएगा और जाएगा और इस तरीके से बढ़िया बारीकी से प्रेस कर देगा। उधर और इस तरफ ये देखो लगातार इस मटेरियल गिरा रहा है। पहिए लगे हैं, बारीक बारीक पहिए हैं। वो पहिए के जरिए माल पीछे फेंका जाता है, गाड़ी आगे बढ़ती है और सारा माल यहाँ नीचे गिरते चला जाता है। इस तरीके से बिछाता है और बाकी इसके बाद इस तरीके से फैलाते हैं। ये खुद भी फैला रहा है और वो सामने के ट्रक से और माल आ रहा है और इसको इस पे डंप किया जाता है, जैसे कि हमने पहले दिखाया है। विशाल भंडारे के लिए ये आटा छाना जा रहा है, रोटी बनेगी और पूड़ी निकलेगी। एक बड़ा भंडारा है और इस भंडारे में कंबल भी बांटा जाएगा। आश्रम के संत साहिब बंदगी और हम यहाँ कबीर अध्यात्म संस्थान मुजापुर, जो कि मसौली से लगा हुआ है, बाराबंकी ज़िले में लखनऊ के पास लगभग 50 किलोमीटर दूर इस आश्रम में बैठे हैं। और आश्रम के डाइनिंग टेबल पर यहाँ पर थोड़ी देर बाद भोजन और जलपान की तैयारी चल रही है। इसी बीच नेपाल से आए संत गुरुजन से हम जानना चाहेंगे कि वो इस आश्रम में पिछली बार कब आए थे। तो सात्विक साहब पास में बैठे हैं, आइए उनसे जानते हैं कि कितने साल बाद यहाँ फिर से आए हैं। जी साहेब बंदगी अब 2-3 साल पहले आए थे जी। जब ये कोरोना शुरू हो गया तो ऑटोमेटिक दोनों बॉर्डर बंद हो गया, तो इसके मामले आना 2-3 साल से नहीं आए हैं। तो अभी सदगुरु विशाल देव के 46वां पुण्य स्मृति के भंडारा है, तो इसमें हम लोग सब संत भक्तों, शुभ साहब भी आए हैं, तत्पर साहब जी भी आए हुए हैं, जो कि उनके गुरु हैं या गुरु तुल्य हैं। वर्तमान झमसी खेल आश्रम के प्रमुख हैं साहब जी, और अभी अभी उन्होंने अपना 82-83 साल पूरा किया है। 84 साल के साहब जी 84 के चक्कर में तो 84 बरस पूरा कर रहे हैं साहब जी। आगे उनकी उम्र और 27 हो साहब, उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे।
तो ये शुभ साहब बैठे हैं, ये वहाँ एक आध्यात्मिक टीचर के रूप में जाने जाते हैं और कई संस्थाओं में, स्कूलों में जाते हैं, पढ़ाते हैं। आप क्या महसूस कर रहे हैं इस समय यहाँ आकर? थोड़ा जोर से बोलेंगे थोड़ा। साहेब बंदगी। साहेब बंदगी साहेब। तो पहली बात मैं आपकी स्टेटमेंट को जरा सा ठीक कर लूँ। जरूर जरूर। मैं आध्यात्मिक टीचर नहीं हूँ, स्टूडेंट ही हूँ फिलहाल। अति सुंदर। जो कुछ संत गुरुजनों से जाना है, सीखा है, समझा है, हाँ। उसी को बस शेयर करने की एक विनम्र प्रयास कर रहे हैं हम लोग। जी जी। अब यहाँ पर बहुत कुछ बदल गया है। जिस तरीके का पहले का माहौल था, धुएं में फूंक कर हम लोग रोटी सेकते थे, भोजन वगैरह बनाते थे, जब कभी आते थे जो कभी मिलता था जी। अब यहाँ पर शानदार हल बना हुआ है, आप देख सकते हैं, टाइलें वगैरह लगी हुई। हाँ, मैंने दिखाया है, पूरा आश्रम दिखाया, अलग लुक में बदल गया जी। एकदम से आधुनिक हो रहा है, होना भी चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है। अगर परिवर्तन में सकारात्मकता है, ये अच्छी, ये तो सबसे बेहतर चीज़ें हैं। ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए। फिलहाल के लिए साहेब बंदगी साहेब। तो काठमांडू के अंदर 3 बड़े आश्रम हैं। एक बानेश्वर में है, अभी हम झमसीखेल से आए संतों के विचार सुन रहे थे। अब बानेश्वर से पधारे अखंड साहब से हम जानना चाहेंगे कि वे इस आश्रम के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं अभी ताज़ा। साहेब बंदगी बंदगी साहेब जी साहेब। मैं पहले से आता जाता रहता हूँ। जो विशाल साहब के जो फाल्गुन षष्ठी के, थोड़ा जोर से बोलिए और आराम से बोलिए हिंदी में। बड़ा भंडारा होता है जी। उस समय हम पहले से आते जाते करते थे। और अब तो सब परिवर्तन हुआ है, यहाँ माहौल भी सब परिवर्तन हुआ है, कुटी भी सब परिवर्तन हुआ है। विशाल साहब का जो पुराना मंदिर था, समाधि स्थल, वो भी नया बन रहा है, सब परिवर्तन है जी। इसलिए हम लोग तो आने जाने में सब हर दिन, अब 2 साल हो गया कि कोरोना के हिसाब से हम आ नहीं पाए। तो पहले तो हम सत्य साहब के साथ बहुत बार आए, यहाँ का सब कार्यक्रम देखा, सुना। तो अभी कई बार भी आने के लिए चांस मिला, और साहब के साथ साथ आने के चांस सुना। तो फिर प्लेन से हम कल यहाँ मुस्तफ़ाबाद होकर के, मुस्तफ़ाबाद में सदगुरु श्री क्षमा साहेब के दर्शन करते हुए आए हैं। वो काफ़ी पुराने संत हैं, लगभग विशाल साहेब के समरूप संत हैं वे। उनको देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि आप साक्षात सदगुरु विशाल साहेब के दर्शन कर रहे हैं। दिव्य मूर्ति है इस जमाने में। तो वहाँ से यहाँ आए हैं आप लोग, बहुत बहुत आभार और अभिनंदन आपका। साहेब बंदगी साहेब। आइए, आपके ये ब्लॉग पर हम सब आपका आत्मिक अभिनंदन करते हैं। बल्कि कबीर यूट्यूब चैनल पर, बिल्कुल कबीर यूट्यूब चैनल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो खुशहाल जिंदगी, हाँ। जिसका नाम आपने रखा है। आप जिस तरीके से जहाँ भी जाते हैं ब्लॉग वगैरह बनाते रहते हैं, जैसे जो ब्लॉगिस्ट होते हैं उसी तरह जी। उसमें आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा के साथ साथ में भंडारा का एक किस्म का आधुनिक रिपोर्टिंग करते हैं। तो आप जहाँ भी जाते हैं इस तरीके का रिपोर्टिंग करते हैं। भी दिखाना था ना, उधर घुमा दीजिए जो हमें अच्छा लगता है। हाँ हाँ। फिलहाल ये बहुत सारी परिवर्तन के साथ जो विशाल आश्रम में आज आप रह रहे हैं और ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? हाँ, मैंने इन सब के बारे में यहाँ के वर्तमान प्रमुख श्रद्धेय संत श्री निष्ठा साहब से बात की कि एक दौर था जब ये केवल बगीचा था, फिर बड़ी मुश्किल से झोपड़ी बनता था साल में भंडारे के वक्त। अब काफ़ी बदलाव आया है और सुविधाएं बढ़ी हैं। तो सुविधाओं के साथ इसके देख रेख करने में भी संतों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है। ये एक संतों के मेंटलिटी में एक बड़ा चेंज आया है, लेकिन फिर भी सब कुछ निपट जाता है। और रही बात, मैं जो कुछ कर रहा हूँ आप तक ये सारी बातें पहुँचा रहा हूँ, तो मुझे खुशी होती है। काफ़ी लोग जो आना चाहते हैं यहाँ, वो लोग नहीं आ पाते, तो मैं सोचता हूँ कि एक जरिया बना जाए और उनको यहाँ की सारी बातें बताई जाए। अभी 2 दिन, कल और परसों एक बड़ा कार्यक्रम है, उसके बारे में हम रिपोर्ट लेकर आते रहेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे। इस बदलते युग में भी सदगुरु विशाल साहेब का जो व्यक्तित्व है और दर्शन है, आज भी यहाँ आकर के संतों के चरणों में बैठ कर के देखा, सीखा और जिया जा सकता है। जी,
जैसे कि आपने बताया कि आप ब्लॉग लेकर आ रहे हैं, आप में जो ब्लॉग लाते हैं वो केवल ब्लॉग या परिस्थिति घटनाएं ही आ जाएं या उस घटना में कुछ छिपे हुए तत्वों को भी उजागर करते हैं आप। जैसे कि जो आने वाली भंडारा है उसमें जो सत्संग होगा वो तो आप डालेंगे ही, तो उसमें से आप खास प्रेरणा देते हैं या केवल ब्लॉग की मात्रा ही बढ़ाते जाते हैं? आप करते क्या है खास इसमें? हाँ, इसके पीछे जो आप सवाल कर रहे हैं कि कुल मिला के मकसद क्या है आपका, इतना कुछ करने के पीछे क्या राज है, आपकी पसंद क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों क्या चाहते हैं इसके पीछे? वो यही है कि संतों से जुड़कर हम अध्यात्म का जो रहस्य है उसको उजागर करते रहें। रहस्य का मतलब एक तो चमत्कार भी होता है, दूसरा रहस्य मतलब रहनी होता है, रहनी रहस्य। तो संतों का जो जीवनचर्या है जिसके जरिए वो संदेश देते हैं, अध्यात्म को बाहर लाते हैं, उसको सरल करके प्रस्तुत करना, ताकि आज के लोग जो कि अध्यात्म से दूर जाते हैं, धर्म को सिर्फ ढोंग और डोंगापंथी समझते हैं, उन्हें यह समझ में आए कि अध्यात्म और धर्म ऐसी विधा है, ऐसा विज्ञान है जो हमारे जीवन को सही तरीके से सही रास्ते पर ले जाकर हमारे जीवन के उद्देश्यों को पूरा करता है, जीवन को सफल करता है, खुशहाल करता है ज़िंदगी को। तो इस चैनल में जुड़े हैं आप खुशहाल ज़िंदगी में, तो हमारी कोशिश यही है कि लगातार आपकी ज़िंदगी खुशहाल और आबाद होती रहे। जी शुक्रगुजार साहेब बंदगी। अभी हम शुभ साहेब से बात कर रहे थे, जिनसे थोड़ी देर पहले हमने कुछ जानना चाहा है। तो ये रहे शुभ साहेब जो हमसे पूछ रहे थे, और काफ़ी पुराने मित्र कहना चाहूँगा मैं, हालांकि वो गुरु भाई हैं, तो गुरु मित्र हैं या गुरु भाई हैं। बड़े प्यार से हमें अपने आश्रम में भी रखे रहे हैं, जब हम वहाँ गए हैं बड़ा प्रेम और प्यार है। बहुत दिन से वो बुला रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। मौका आएगा तो ज़रूर पहुँचेंगे आप सबके साथ। जरूर पधारें जी। इसी तरीके का ब्लॉग बनाएं, वहाँ की गैया के विषय में, माहौल के विषय में। 100 साल से भी पुरानी माताएं जी रह रही हैं वहाँ पर, पारक सिद्धांत में झमसीखेल आश्रम में जी, आश्रम में जो विशाल साहब की जमाने से थी। बिल्कुल आप जरूर आएँ, आपको तहे दिल से स्वागत है। और आप सब माताओं से बातचीत करें, ब्लॉग बनाएं, ताकि लोगों को भी प्रेरणा मिलती रहे जिस प्रकार आप चाहते हैं। प्राचीन आश्रम तो है ही, जरूर आएंगे साहब। सदगुरु संत शरण साहिब जी सदगुरु विशाल से प्राचीन शिष्यों में से, पुराने शिष्यों में से एक थे, और अब कुछ गिने चुने ही संत रह गए हैं। जी जैसे मुस्तफाबाद में कुछ अभी हम दर्शन करके हुआ आए हैं, जिनके श्री चरणों में श्री क्षमा साहिब जी, और अमान साहिब जी, और इधर कहीं होंगे बाराबंकी के साहिब में पूज्य संत श्री धीरज साहिब जी, उनका भी बन सके तो हम लोग दर्शन करके ही जाएंगे। जरूर। ये ऐसे संत हैं जिनके दर्शन मात्र ही एक वेद है। जरूर